हमारे डेंगू टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ द डेंगू। किस तरीके से डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारे अंदर डेंगू डिजीज़ कर देता है, वो हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से मॉस्किटो हमको बाइट करता है, काटता है और उसके सलाइवा के थ्रू डेंगू वायरस हमारी स्किन के अंदर एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है आपको, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेंगू वायरस स्किन के अंदर आ चुका है। अब क्या है, डेंगू वायरस, जो भी वायरस होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करना है, उनको अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है, तो उनको हमारी सेल के अंदर आना पड़ेगा। हमारी सेल के अंदर आकर जो हमारी सेल के सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके ये अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको डेंगू वायरस को अगर सेल के अंदर आना है तो सबसे पहले सेल से जाकर उसको चिपकना पड़ेगा, लिपटना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। तो स्किन के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है लैंगरहैंस सेल। सो दिस इज द लैंगरहैंस सेल। अब लैंगरहैंस सेल इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेंगू वायरस इस सेल से जाकर अटैच होगा। लेट्स सपोज दिस इज द डेंगू वायरस, ओके, एंड दिस इज द लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस सेल, एंड लैंगरहैंस सेल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, WBC। ठीक है, अब इस वायरस को लैंगरहैंस सेल से अटैच होना है, तो लैंगरहैंस सेल और डेंगू वायरस, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सबसे पहले। तो जो डेंगू वायरस के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन ई। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि डेंगू वायरस के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ई है? वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। डेंगू के अंदर जो जी आता है यह आपको याद दिलाएगा कि डेंगू वायरस के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू ये लैंगरहैंस सेल से जाकर चिपकेगा, लिपटेगा। इसके अंदर होता है ग्लाइकोप्रोटीन ई। लैंगरहैंस सेल के अंदर कौन सा रिसेप्टर हो जिससे ये ग्लाइकोप्रोटीन ई, वायरस के अंदर जो है ग्लाइकोप्रोटीन ई सरफेस रिसेप्टर, वो जाकर चिपकेगा। ये चिपकता है। अब लैंगरहैंस सेल किसके अंदर है? मैन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर है, मैन के अंदर है। तो ये जाकर चिपकेगा मेनोज रिसेप्टर से। तो मेनोज रिसेप्टर किस सेल के सरफेस पर होता है? जो मैन के अंदर होती है, जो हमारे अंदर होती है सेल। और कौन सी सेल है हमारे अंदर? लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल के मेनोज रिसेप्टर से कौन चिपकता है, कौन लिपटता है? ग्लाइकोप्रोटीन ई, जो किसके पास होता है? डेंगू वायरस के पास होता है। ठीक है, मेनोज रिसेप्टर, या जिसको एक नाम से और बोलते हैं DC साइन। ठीक है, DC साइन बोलें या फिर मेनोज रिसेप्टर बोलें, दोनों बात एक ही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो डेंगू वायरस जो है वो लैंगरहैंस सेल से जाकर लिपट चुका है, चिपक चुका है। ठीक है, लैंगरहैंस सेल से लिपट चुका है, चिपक चुका है, अटैच हो चुका है। अब हमारी सेल जो है उसको अपने अंदर बुला लेती है और ये वायरस जो है वो लैंगरहैंस सेल के अंदर आ जाता है। अब लैंगरहैंस सेल के अंदर जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं, उन सेल्यूलर कंपोनेंट्स का ये वायरस यूज़ करके अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड नाउ दिस लैंगरहैंस सेल इज कॉल्ड एज द वायरस लोडेड लैंगरहैंस सेल। ठीक है, अब लैंगरहैंस सेल के अंदर ये वायरस आ चुका है, तो अब इस सेल को क्या बोलेंगे? वायरस लोडेड लैंगरहैंस सेल। अब ये जो वायरस लोडेड लैंगरहैंस सेल है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी नियर बाय लिम्फ नोड होता है वहां पर जाकर ये बताती है कि एक बिन बुलाए एक मेहमान हमारे घर में आ चुका है, उसको हमको भगाना है जितनी जल्दी हो सके। तो नियर बाय लिम्फ नोड्स के पास जाकर ये लैंगरहैंस सेल बताती है कि एक बिन बुलाया मेहमान हमारे घर में आ गया है, हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस चुका है, तो इसको हमको भगाना है। तो भगाने के लिए कुछ एक्शंस करते हैं ये, और एक्शंस कैसे करते हैं? कुछ केमिकल कंपाउंड्स सिक्रीट करके। अब केमिकल कंपाउंड्स जो सिक्रीट करते हैं, इनको भगाने के लिए
उनका नाम होता है साइटोकाइंस एंड इंटरफेरोन्स। तो लैंगरहैंस सेल ने इस मेहमान को, इस बिन बुलाए मेहमान को भगाने के लिए कौन से केमिकल कंपाउंड सिक्रेट किए हैं? साइटोकाइंस एंड इंटरफेरोन्स। साइटोकाइंस और इंटरफेरोन सिक्रेट करने से क्या फ़ायदा है? साइटोकाइंस और इंटरफेरोन्स क्या करते हैं? हमारी इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। और दूसरा, जो हमारे अंदर फीवर, सीवियर बॉडी पेन और फ्लू लाइक जो सिम्टम्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? ये जो साइटोकाइंस और इंटरफेरोन्स जो लैंगरहैंस सेल ने सिक्रेट किए हैं, उनकी वजह से हमें फीवर, सीवियर बॉडी पेन एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये वायरस हमारी जो सेल हैं उनके सेल्यूलर कंपोनेंट्स का यूज़ करके अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये हैं बहुत सारे मल्टीप्लाइड वायरसेस। और ये वायरसेस क्या सिक्रेट करते हैं? NS1 एंटीजन। तो NS1 एंटीजन और ये मल्टीप्लाइड वायरसेस सेल के अंदर हैं, लैंगरहैंस सेल के अंदर हैं। अब ये वायरस और भी दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करना है इनको, तो इस सेल को तोड़ फोड़ के लैंगरहैंस सेल को तोड़ फोड़ के लाइसिस करके ये वायरस जो है ब्लड के अंदर आ जाते हैं अलॉन्ग विद द NS1 एंटीजन। ठीक है, अब इस कंडीशन को बोलते हैं, जब वायरस ब्लड के अंदर आ जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं वायरेमिया। और NS1 एंटीजन भी ब्लड के अंदर है, इस कंडीशन को बोलेंगे NS1 एंटीजेनेमिया। वायरेमिया और NS1 एंटीजेनेमिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो लैंगरहैंस सेल है उसकी क्या हो गई है? लाइसिस। अब लैंगरहैंस सेल क्या है? एक टाइप की WBC है। ठीक है, एक टाइप की WBC है। तो सेल कौन सी मर रही है हमारी बॉडी के अंदर? WBC। तो सेल्स जिनका हमको काउंट ब्लड के अंदर कम मिलेगा वो कौन सी होंगी? WBCs। मतलब हमको ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि डेंगू वायरस कौन सी सेल को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, कौन सी सेल को डैमेज करता है, कौन सी सेल की लाइसिस कराता है, तो वो हैं WBCs। तो सबसे पहले कौन सी सेल अफेक्ट होगी? WBCs। तो सबसे पहले अगर क्लिनिकल ब्लड रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली जो ब्लड पिक्चर के अंदर जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें क्या मिलेगा? ल्यूकोपेनिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बहुत सारे वायरसेस और NS1 एंटीजन ब्लड के अंदर आ चुके हैं। इस कंडीशन में जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो NS1 एंटीजन हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें नॉर्मल डेंगू करेंगे या सीवियर डेंगू करेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पर। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है या हमारे अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन है लाइक हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस या फिर अस्थमा, अगर ये कोमॉर्बिड कंडीशन हमारे अंदर है तो हमारे अंदर सीवियर डेंगू कराएंगे ये वायरसेस जो ब्लड के अंदर आ गए हैं। इनको चांस मिल जाएगा हमारी बॉडी के अंदर सीवियर डेंगू कराने के लिए, क्योंकि ये वायरस को अब हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी वीक है इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाएंगे और सीवियर डेंगू कर देंगे, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अगर इम्यूनिटी वीक है, कोमॉर्बिड कंडीशन है हमारे अंदर, या कोई बच्चा है या कोई ओबीज पर्सन है या फीमेल्स हैं, अगर फीमेल्स को इन्फेक्ट करते हैं ये डेंगू वायरस तो फीमेल्स को ये सीवियर डेंगू कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि फीमेल्स के अंदर अगर डेंगू वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनका, ताकि सीवियर डेंगू ना हो उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर किसी के अंदर पहले सीरोटाइप 1 ने इन्फेक्ट किया था और अब सीरोटाइप 2 ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर सीवियर डेंगू हो सकता है, या फिर वो पेशेंट जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर डेफिशिएंसी है तो उनके अंदर सीवियर डेंगू हो सकता है। सो ऑल दीज आर कमिंग अंडर द हाई रिस्क ग्रुप। तो अगर ये हाई रिस्क ग्रुप हैं तो उनके अंदर हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा,
तो उनके अंदर हमें सीवियर डेंगू ना हो, उनको सीवियर डेंगू से बचाने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे पेशेंट्स का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम ब्लड के अंदर ही इन डेंगू वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ब्लड के अंदर ही डेंगू वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये दूसरी सेल्स को जाकर इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर सीवियर डेंगू नहीं होगा। या फिर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर विटामिन डी रिसेप्टर एंड FCYR जीन के अंदर कोई पॉलीमॉर्फिज्म आ गया है, इनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो इनके अंदर सीवियर डेंगू होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म इन जीन्स ऑफ विटामिन डी रिसेप्टर एंड FCYR अगर है तो ये हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, डेंगू से। सीवियर डेंगू होने से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारे अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है जीन्स फॉर विटामिन डी रिसेप्टर एंड FCYR, तो हम हमारी बॉडी को कंप्लीटली रिकवर कर लेंगे विदाउट कॉजिंग एनी सीवियर डैमेज टू आवर बॉडी, ठीक है। हम आसानी से हमारी बॉडी को क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर हाई रिस्क ग्रुप के जो पीपल हैं, जो मेंबर्स हैं, अगर उनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर सीवियर डेंगू या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप को हमको ज़्यादा खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं, अगर डेंगू वायरस हाई रिस्क ग्रुप के किसी व्यक्ति को होता है, हाई रिस्क ग्रुप के किसी व्यक्ति को होता है तो उनके अंदर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन है और किसी तरीके से इसको हम ब्लड से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वायरस जो है वो दूसरी सेल्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे अंदर लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं खास तौर पर उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे लीवर, बोन मेरो, स्प्लीन, इनकी सेल्स को जाकर ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लीवर को अगर अफेक्ट करेंगे तो लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम होता है AST एंड LT, एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज। यहाँ पे AST है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, L नहीं है, AST, ठीक है। तो एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज या एलेनिन ट्रांसअमीनेज, इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लीवर सेल के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं। अब अगर सेल डैमेज होगी तो ये एंजाइम्स कहाँ पर आ जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे, और ब्लड के अंदर इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। लीवर के इन्फ्लामेशन की वजह से हिपेटोमेगेली हो जाता है। वहीं बात करते हैं कि अगर बोन मेरो को ये अफेक्ट करते हैं तो बोन मेरो के अंदर क्या होती है, हीमोपोइसिस, ब्लड सेल्स बनती हैं बोन मेरो के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वायरसेस जब बोन मेरो को जाकर अफेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हीमोपोइसिस जो है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। और ये भी बोल सकते हैं कि बोन मेरो के अंदर क्या हो जाता है, डिसफंक्शन, और डिसफंक्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ल्यूकोपेनिया, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका नंबर कम हो जाता है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल, थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। तो दो चीज़ें हमको बोन मेरो डिसफंक्शन की वजह से देखने को मिलती है। सबसे पहले ल्यूकोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड ल्यूकोपेनिया इज द अर्लीस्ट चेंज वी सी इन द ब्लड पिक्चर। स्प्लीन को अफेक्ट करेंगे तो स्प्लेनोमेगेली। अब जैसा कि आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड्स कि थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल है तो कोई भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट्स का लेवल कम है तो क्या अब हम ब्लीडिंग को रोक पाएंगे? नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो कंटिन्यूसली रप्चर एंड रिपेयर होती है। और रिपेयर किसकी वजह से होती है? नॉर्मल अगर प्लेटलेट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर तो ये प्लेटलेट्स जाकर प्लेटलेट प्लग बना लेती हैं और रिपेयर कर देती है उस डैमेज्ड पार्ट को, तो हम ब्लीडिंग से बच जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को ब्लीडिंग से बचा लेते हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो रप्चर होती है, अब अगर नॉर्मल लेवल थ्रोम्बोसाइट्स का नहीं होगा तो अब हम क्या ब्लीडिंग को रोक पाएंगे सफिशिएंटली? नहीं। अब नॉर्मल लेवल नहीं है प्लेटलेट्स का तो
कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर हमको देखने को मिलता है, मीजल्स लाइक रेशेस। अब कंटिन्यूसली ब्लड कैपिलरीज रप्चर होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है, और ब्लड जब बाहर आ जाएगा तो हमको रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर जिस एरिया में स्किन के जिस एरिया में ब्लड कैपिलरीज रप्चर होंगी वहाँ पर हमको रेड स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे, और रेड स्पॉट्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर हमको थोड़ा सा उठा हुआ स्किन का पोर्शन दिखेगा। इसको बोलते हैं पेप्यूलर रेश। इसको क्या बोलते हैं? पेप्यूलर रेश। और वो एरिया जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हुई है वो कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। और वो कैसा हो जाएगा? उसका कलर कैसा रहेगा? पेल टाइप का रहेगा। उसका कलर कैसा रहेगा? थोड़ा सा चेंज रहेगा, नॉर्मल स्किन के कलर से थोड़ा सा अलग कलर देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम मैक्यूल। तो इस तरीके से हमको मैक्यूलो पेप्यूलर रेश देखने को मिलते हैं डेंगू के पेशेंट्स के अंदर। और ये रेशेस जो होते हैं वो मीजल्स लाइक रेशेस होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि रेड स्पॉट्स हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और वाइट स्पॉट्स क्या हैं? कम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जो रेड सी है, रेड स्पॉट्स के लिए हमने रेड सी नाम दे दिया, और जो वाइट स्पॉट्स हैं उनको हमने नाम दे दिया वाइट आइलैंड्स। तो बोल सकते हैं कि रेड सी के अंदर छोटे छोटे वाइट आइलैंड्स हैं। और इसी टाइप की पिक्चर देखने को मिलती है हमको मीजल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये रेड सी है, और रेड सी के अंदर ये छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स हैं। तो वाइट आइलैंड्स हो गए ये, और ये रेड सी हो गया। और इन मैक्यूलो पेप्यूलर रेशेस की वजह से क्या होती है? ईचिंग होती है। अब यहाँ पर जब हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है टूर्निकेट टेस्ट। अब वो कैसे करते हैं? बीपी कफ लगाते हैं, बीपी कफ को अप्लाई करते हैं, और हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेट सपोज इट इज़ 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, लेट सपोज इट इज़ 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब इन दोनों के बीच का जो मिड ब्लड प्रेशर आएगा उसको हम लेते हैं, लेट सपोज दिस इज़ 120 और 80, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 200, और 200 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका मिड कितना आएगा? 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर पर हम कफ को रखते हैं, कितनी देर तक? 5 मिनट्स तक, और चेक करते हैं ब्लीडिंग। अगर थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल से कम है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, इतने प्रेशर पर जब हम रखते हैं तो ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? रप्चर हो जाती है, और रप्चर की वजह से प्लेटलेट्स का लेवल कम है तो रिपेयर नहीं हो पाती है। रिपेयर नहीं हो पाती है तो क्या होता है? हमको ब्लीडिंग के साइंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमको देखने को मिलते हैं पेटे के छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर एक एरिया डिसाइड किया, इंच स्क्वायर, 1 इंच स्क्वायर हमने एरिया लिया, और उसमें अगर हमको मोर देन या इक्वल टू 15 पेटे के हमको अगर मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि टूर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है। मतलब टूर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है मतलब कि डेंगू पॉजिटिव है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करें तो मोर देन या इक्वल टू 5 पेटे के अगर हमको मिल जाते हैं तो बोलेंगे हम कि हमारे पेशेंट को क्या हुआ है? डेंगू हुआ है। ठीक है, अब कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन। तो अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो सीवियर हाइपोटेंशन की वजह से बीपी कितना रहेगा? लेस देन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब इस हाइपोटेंशन की वजह से, सीवियर हाइपोटेंशन की वजह से क्या हमारे वाइटल ऑर्गन्स जितने भी हैं, लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, इनको प्रॉपर ब्लड मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं है। तो क्या इन वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से इन ऑर्गन्स का सबसे पहले तो हो जाता है डिसफंक्शन। और फिर भी अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिला तो ये ऑर्गन क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। डैमेज की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब ये फ्लूइड जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर से निकल कर हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। सो दिस फ्लूइड अक्यूमुलेट्स इन द चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। और जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा प्लाज्मा, ब्लड या पानी, तो इसकी वजह से एसाइटिस हमको देखने को मिल सकती है। सो ऑल दीज फीचर्स आर बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज द हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। और इसमें कंटिन्यूसली जो वायरसेस हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और मल्टीप्लिकेशन की वजह से कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर से इंटरफेरोन साइटोकाइंस बॉडी के अंदर से कंटिन्यूसली निकल ही रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर फीवर बना रहता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस की वजह से हेमोरेजिक फीवर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी भी हम ब्लीडिंग को रोक नहीं पाए, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, प्लाज्मा जो है वो कंटिन्यूसली लीक होते ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत पास में आ जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर फ्लूइड नहीं है जो इनको दूर रख सकें। अब ये सेल्स क्या होंगी, पास में आ जाएंगी, आरबीसीज वगैरह सब पास में आ जाएंगी। इस कंडीशन को बोलते हैं जब प्लाज्मा ब्लड वेसल्स के अंदर से बाहर आने लग जाता है और ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो पास में आ जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं, अब ब्लड के अंदर से पानी निकल चुका है, मतलब ब्लड जो है वो गाढ़ा हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमो कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम ब्लड सैंपल लेंगे तो ब्लड सैंपल में हमको आरबीसीज का लेवल हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पानी तो कम रहेगा, आरबीसीज ज़्यादा रहेंगे। आरबीसीज का काउंट हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रेज्ड हीमेटोक्रिट। ठीक है, तो हमको जो ब्लड पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेज्ड हीमेटोक्रिट। ब्लड जो है वो थिक हो चुका है। ठीक है, अब थिक ब्लड क्या हमारी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन सप्लाई कर पाएगा? नहीं, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक कंडीशन में चला जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जब पेशेंट शॉक में चला जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस की वजह से, हेमोरेजिक फीवर की वजह से जो नेक्स्ट स्टेप, जो मोस्ट सीवियर स्टेप है जो डेंगू डिजीज़ में होता है, वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो सबसे पहले हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उसके बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो शॉक में क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे, प्रॉपर वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो इस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डेंगू वायरस एंट्री करके सीवियर डेंगू कराता है, जो पेशेंट अगर हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं उनके अंदर खास तौर पे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आकर मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरीके से हमें फीवर कराते हैं, कितना फीवर होता है और किस तरीके से ब्लड पिक्चर जो है वो हमारे सामने आती है, वो सब हम देखेंगे, क्लिनिकल कोरिलेशन विद द डेंगू डिजीज। ओके माय डियर फ्रेंड्स।